यस फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। होमवर्क किया आपने? किया होमवर्क? एंड कैसे किया होमवर्क? अच्छा, लेक्चर का स्क्रीनशॉट कर। क्या डेडिकेशन है वो। एक्चुअली मैंने कल शेयर किया था, बट देन मैंने जस्ट शेयर करके बंद करा एंड देन टुडे मॉर्निंग आई वाज चेकिंग, तब पता चला कि वो फेल हो चुका था। तो अगेन मैंने अभी शेयर किया। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपने होमवर्क किया है, बट फिर भी वेरी गुड। सो इफ यू वांट, आज वो फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ओके, मैंने आज शेयर किया हुआ है। चलो, कैन वी कंटिन्यू? कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था। मार्क सेकेंड क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर टुडे। सिंपल सा एग्जांपल है, जस्ट कैलकुलेशन है, फॉर्मूला ओरिएंटेड। फोर्थ आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। फिफ्थ कल के लिए होमवर्क था, अगर नहीं किया हो तो आज कंप्लीट कर लेना, ठीक है? डन। वी हैड कंप्लीटेड विथ नाइन्थ क्वेश्चन। 11 कल किया था ना हमने? जस्ट चेक करिए। नहीं, 13 किया था। सो रीड 11th। इट इज सिमिलर टू 13th एग्जांपल जो कल हमने सॉल्व किया था। तो बताइए, आप सॉल्व करेंगे या साइमल्टेनियसली यहाँ पे करिए? आप करेंगे? ट्राई करिए, चलिए।
सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करना आपको. यू कैन रेफर टू 13th एग्जाम्पल जो कल हमने सॉल्व किया था. Just check, are you getting 12 lakhs? Okay, कैलकुलेट करिए, चेक करिए. ट्वेल्व लैक्स डिस्कस करें. क्या दिया है देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 दिया हुआ है, टोटल लेवरेज 5 दिया है. आई जस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन इन रफ. ऑपरेटिंग लेवरेज 2, टोटल लेवरेज 5. तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? ऑब्वियसली 2.5 होना चाहिए, बिकॉज टोटल लेवरेज इज ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. सो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू फाइनेंशियल लेवरेज. ये लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन होगा. फाइनेंशियल लेवरेज इज 2.5. अब आपको क्या दिया है देखिए, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, देन इंटरेस्ट दिया हुआ है 75,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया है 36,000. टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 60%. तो फाइनेंशियल लेवरेज का हमने फॉर्मूला देखा था, व्हेन देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर इट विल बी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. तो फाइनेंशियल लेवरेज इज गिवन, interest is given, preference dividend is given, and tax rate is given. So I'll be able to calculate EBIT. Once I get EBIT, operating leverage का formula क्या है? Contribution upon EBIT. Operating leverage has been given. EBIT हमने ऊपर calculate करा है. So I'll be able to calculate contribution, right? And how we calculate contribution? Sales minus variable cost. तो contribution हमने calculate किया है. Variable cost question में दिया हुआ है. So I'll be able to calculate sales. तो फर्स्ट वर्किंग अपना होगा ईबीआईटी कैलकुलेशन, सेकेंड वर्किंग कंट्रीब्यूशन एंड थर्ड सेल्स. राइट. सो यू आर डन इन फेयर और रफ में किया आपने? फेयर में किया है. आई जस्ट राइट इट डाउन. जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है आप मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो. ऑपरेटिंग लेवरेज 3, total leverage 5. Therefore, financial leverage 5 upon 2, that is 2.5. First working calculation of EBIT. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest
minus preference dividend upon 1 minus tax rate. So 2.5 is equal to टाइमिंग, इसको x लिखा है मैंने, x minus interest 75,000, preference dividend 36,000, 1 minus 0.60. तो पहले 36,000 डिवाइडेड बाय 0.40 करेंगे प्लस 75,000. So basically this I am getting 2.5 is equal to x upon x minus 2,40,000. अब ये पूरा लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2.5 इंटू x minus 2,40,000 is equal to x. So 2.5x minus 6 lakhs is equal to x. ये राइट साइड वाला x लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा, so 1.5x is equal to 6 lakhs. So x is equal to 6 lakhs divided by 1.5. नहीं कुछ तो गलत किया मैंने यहाँ पे, एक सेकंड. ये 240 नहीं आता, 165 आ रहा है ना, राइट. 165 के बाद अगेन आई गेस मैंने 275 ऐड करा. 4 lakhs 12,500 इज इक्वल टू x. तो ये x सब लेफ्ट में आएगा, तो 1.5x इज इक्वल टू 4,12,500. x की वैल्यू 4,12,500 डिवाइडेड बाय 1.5, 2,75,000. So EBIT 2,75,000. Second working, contribution. I can write down the formula. Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. So 2 is equal to contribution upon 2,75,000. So contribution 275 into 2, 5,50,000. And third working, we can write sales volume. We can write contribution is equal to sales minus variable cost. So 5,50,000 is equal to sales minus वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन में दिया है 650, तो ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस होगा. सेल्स इज इक्वल टू 550 प्लस 650, 12 lakhs. Done. चलो, this was 11th question. Now read 12th. We will solve it simultaneously. 11 complete किया ना आपने? Everyone? Okay. 12th. I'll read. Degree of financial leverage of XYZ Limited is 2. Company pays an annual interest of 1 lakh. Preference dividend 15,000. Tax rate दिया हुआ है 50%. By what percentage will there be fall in EPS if EBIT drops to 1,30,000? क्वेश्चन समझ में आया? एग्जिस्टिंग आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, टैक्स रेट दिया हुआ है. ओके, अगर आपका EBIT एग्जिस्टिंग लेवल से 1,30,000 तक ड्रॉप हो रहा है तो EPS में परसेंटेज फॉल कितना होगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व करें या आप ट्राई करेंगे? साइमल्टेनियसली करें. चलिए, तो देखिए, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल जस्ट डिस्कस, डोंट राइट. हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है 2, देन इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 लाख, देन प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है 15,000 एंड टैक्स रेट दिया हुआ है 50%. ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। चेक करिए, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, टैक्स दिया हुआ है। तो क्या मैं एग्जिस्टिंग EBIT कैलकुलेट कर सकता हूं? राइट, तो एग्जिस्टिंग EBIT में कैलकुलेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन दिस मच, राइट। एंड आपको दिया हुआ है कि EBIT फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग लेवल फॉल हो रहा है 1,30,000। ओके, सो फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल अगर से 130 पे आ रहा है, तो कैन आई कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन EBIT? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिवाइडेड बाय ये करेंगे, देन आई विल बी एबल टू गेट परसेंटेज फॉल इन EBIT। सपोजिंग परसेंटेज फॉल 50% आ रहा है, ओके। अगर EBIT 50% से फॉल हो रहा है, what will be the percentage fall in EPS? Can you tell? If EBIT is falling by 50%, I don't know, just मैं imaginary figure ले रहा हूँ। तो अगर EBIT 50% से फॉल हो रहा है, तो EPS का परसेंटेज फॉल कितना होएगा? कितना? एग्जैक्टली exactly. देखिए, मैंने आपको पहले शुरुआत में ही कहा था कि कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर लेवरेज का सिग्निफिकेंस समझना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लेवरेज टू, इसका मीनिंग क्या है? EBIT अगर 1% से चेंज हो रहा है, तो मेरा EPS 2% से चेंज होगा, बराबर। तो नाउ सपोजिंग EBIT 50% से चेंज हो रहा है, तो ये कितना चेंज होगा? प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन, so I'll be able to calculate percentage fall in EPS. Have you understood this? तो मुझे first existing EBIT calculate करना है, then percentage fall, then I'll be able to calculate percentage fall in EPS. Okay, such type of questions will be asked for 5 marks. So can we write down? चलिए, first we'll write down all the given information. Financial leverage 2, interest 1 lakh, preference dividend 15,000, tax rate 50%. First working, calculation of existing EBIT, ब्रैकेट में इसको टाइमिंग x मान के चलेंगे। तो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस रिटर्न अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। So 2 is equal to x upon x minus 1 lakh minus 15,000 divided by 1 minus 0.50. So this will be 2 is equal to x upon x minus, is it 1,30,000? अब ये डिनोमिनेटर जब लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 2 इंटू x माइनस 1,30,000 इज इक्वल टू x। सो 2x माइनस 260 इज इक्वल टू x। x जब लेफ्ट में आएगा तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 260। तो x की वैल्यू 2,60,000, that is existing EBIT is 2,60,000. डन। अब बताइए, अगर एग्जिस्टिंग EBIT 260 है,
तो परसेंटेज फॉल इन ईबीआईटी कितना होगा? 260 से 130 हुआ है ना, तो कितना परसेंटेज फॉल हो रहा है? 50%, बराबर ना? सो राइट डाउन सेकेंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ percentage fall in EPS. Next line, first write down fall in EBIT. How will show 2,60,000 minus 1,30,000. 260 से 130 पे गया है. कहां से गया है 260? तो बेस क्या है 260 इंटू 100. आई होप ये कैलकुलेशन सभी को आता है ना. परसेंटेज फॉल नहीं पूछना जरूरी है. एग्जिस्टिंग लेवल अगेन, कभी कभार क्या होता है when we learn some advanced things we tend to forget basic things as well. Okay, many times it happens कि छोटे छोटे कैलकुलेशन में कभी कभार कंफ्यूजन होता है. therefore asking, so 260 से 130 हुआ है, मतलब डिफरेंस 130. कहां से चेंज हुआ है 260, तो बेस 260 into 100. so percentage fall 50%. second, financial leverage is 2. therefore percentage fall in EPS 100%. इसको अंडरलाइन करेंगे. शो वर्किंग 50 into 2. अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लेटर ऑन जब आप रिवीजन करेंगे तो याद नहीं रहेगा. सो बेटर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से लिख सकते हो, when financial leverage is 2 it means EBIT changes by 1%, EPS changes by 2%. अब EBIT चेंज हो रहा है 50%, सो क्वेश्चन मार्क. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर. अपना आंसर यहां पे खत्म हुआ. ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं. द ओनली थिंग इज दैट कि वो 3 आवर्स में क्लिक होना इंपॉर्टेंट है, कि स्टेप्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंड दैट यू विल बी एबल टू गेट व्हेन यू डू प्रैक्टिस. ओके, तो अभी हमने कौन सा एग्जांपल सॉल्व किया? 12th. 13 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था. चलिए 14 देखते हैं. हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है. आपको चेक करना है ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. अब देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए पता है हमें, लेकिन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता नहीं, सो आई कैन नॉट कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इनिशियली. नाइदर ईबीआईटी इज बीन गिवन, सो डायरेक्टली तो कैलकुलेशन नहीं होएगा. तो सेल्स वॉल्यूम पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा. राइट नाउ जब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता, चेक करना है फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कर सकता हो क्या. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन, अब देखिए क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बराबर. एंड ईबीटी कैसे कैलकुलेट होगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. इज इट राइट? अब फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आई कैन कैलकुलेट ईबीआईटी. इज इट राइट? तो हियर आई विल बी कैलकुलेटिंग ईबीआईटी. पहले मैंने ईबीआईटी कैलकुलेट किया. नाउ व्हाट आई कैन कैलकुलेट, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ देखिए फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है. राइट अब कंट्रीब्यूशन में से, फॉर्मेट याद है ना आपको,
फॉर्मेट कैसे था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, राइट। अब ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो क्या इसके बेसिस पे मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड वंस आई कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, सपोज कंट्रीब्यूशन इज 10 lakhs, मुझे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पता है ना 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 20 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10, तो अगर पर यूनिट 10 एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इज 10 lakhs, तो कितने यूनिट्स बेचे वो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10, right? So I'll be able to calculate sales volume in units, and I can calculate operating leverage now, contribution upon EBIT. Is it right? तो देखिए एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूलेज दिए हुए, मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है, आपको चेक करके देखना है कि मैं ऑपरेटिंग लेवरेज यूज कर सकता हूँ क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मेरे पास ईबीआईटी नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, देन दूसरा फॉर्मूला चेक करके देखेंगे। ओके, so this should be the way in which you have to think. 14th, we'll write down the given information. Selling price 20 per unit, variable cost 10 per unit, then what else has been given, operating fixed cost 5 lakhs, then interest 2.5 lakhs, financial leverage has been given to you 2. So first working we can write calculation of EBIT. Calculation of EBIT. Write down. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest. So 2 is equal to X upon X minus 2,50,000. So you cross multiply, 2X minus 5 lakhs is equal to X. X is equal to 5 lakhs. That is EBIT is equal to rupees 5 lakhs. Done. Now second working. Calculation of contribution we can write equation as EBIT is equal to contribution minus fixed cost. EBIT is equal to contribution minus fixed cost. So 5 lakhs is equal to contribution minus fixed cost कितना है 5 lakhs. Therefore contribution should be equal to, ये 5 lakhs लेफ्ट में जाएगा तो ऐड होगा, contribution is 10 lakhs.
third working, operating leverage. Operating leverage is calculated as contribution divided by EBIT. So 10 lakhs divided by 5 lakhs, so that is 2. Done. So अंडरलाइन करिए क्योंकि ये मेन आंसर है अपना. एंड फोर्थ वर्किंग, सेल्स वॉल्यूम. डाउन. नेक्स्ट लाइन, टोटल कंट्रीब्यूशन is equal to 10 lakhs contribution per unit. So 20 minus 10, that is rupees 10. Therefore, number of units sold, 10 lakhs divided by 10, that is 1 lakh units, and sales in rupees अगर कैलकुलेट करना रहता तो 1 lakh into selling price per unit is 20, तो 20 lakhs सेल्स होगा. तो हमने सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स में भी कैलकुलेट करा है एंड रुपीज में भी कैलकुलेट करा है. एग्जामिनर को जो चाहिए he can take. Done. चलिए, so we have completed with 14th. अब 15th रीड करिए. आप ट्राई करेंगे या हम सॉल्व करें? ट्राई करिए.
Got any answer or should we discuss or should I wait? कितना? Debt 1,25,000. Mhm. I guess it is not the correct answer. नहीं. चेक कहीं तो सिली मिस्टेक हुआ रहेगा. If you are rich till answer, क्योंकि डेट उसका एग्जैक्टली हाफ आ रहा है 125 का 62,500 आ रहा है. ये तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है. डिस्कस करें. चलिए देखिए, हमें कैलकुलेट करना है डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब टोटल डिबेंचर्स कितने के इशू करे, राइट. हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 16%. तो अगर मैं इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकूं, विल आई बी एबल टू कैलकुलेट द डेट. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज डेट है 10 lakhs, इंटरेस्ट रेट है 10%. तो इंटरेस्ट कितना होएगा? 10 lakhs इंटू 10% 1 lakh. सपोजिंग आपको डेट नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट दिया है 1 lakh एंड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, I'll be able to calculate that 1 lakh divided by 10%, it will be 10 lakhs, right? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करना है. अब इंटरेस्ट अमाउंट लेवरेज के फॉर्मूले में से चेक करिए कहां पे आएगा. ऑपरेटिंग लेवरेज में आएगा या फाइनेंशियल लेवरेज में आएगा? फाइनेंशियल लेवरेज. इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट. क्वेश्चन में आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया, नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, राइट. फाइनेंशियल लेवरेज क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर. फाइनेंशियल लेवरेज शुड बी 1.5. टोटल लेवरेज दिया है, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट. देन ईबीआईटी मेरे पास नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है. तो अब मुझे चेक करना है ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है. ईबीआईटी इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. अब ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए क्या ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है मुझे? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट. ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है 2. कंट्रीब्यूशन के लिए देखिए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 12, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6, सो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है, so I'll be able to calculate total contribution. So I'll be able to calculate EBIT. I can use over here, I can calculate interest, and based on the interest, I'll be able to calculate debt, right? The first step will be calculation of contribution and EBIT. Second, interest, and then I can calculate debt. Okay, so this should be the sequence. तो आपको कहां से सोचना है? डेट कैलकुलेट करना था, रेट दिया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल लेवरेज, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज में ईबीआईटी नहीं है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज में आएंगे. तो ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो कैन वी कैलकुलेट नाउ? सो राइट डाउन 15th क्वेश्चन. Write down the given information. Operating leverage 2, total leverage 3. Therefore, financial leverage 1.5, simply 3 upon 2. Sales unit 10,000, ये दिया है क्वेश्चन में. देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 6. Therefore, contribution per unit will be 6. Tax rate 50%. Then interest rate 16%. Amount of debt find करना है. So this much is the given information. So first write down working calculation of EBIT. इसमें फर्स्ट ए लिखिए टोटल कंट्रीब्यूशन.
this will be equal to number of units into contribution per unit. So 10,000 into 6, that is 60,000. Then second point, sorry, इसी में B point, operating leverage is equal to contribution upon EBIT. So 2 is equal to 60,000 upon EBIT. Therefore, EBIT 60,000 upon 2, that is 30,000. Then so we have calculated EBIT. Now financial leverage यूज करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सेकंड वर्किंग लिखिए. पहला वर्किंग कंप्लीट हुआ ना आपका. सेकंड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. So financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest. So 1.5 is equal to 30,000 अपॉन 30,000 माइनस इंटरेस्ट को टाइमिंग में x लिख रहा हूँ. तो ये लेफ्ट में जाएगा. तो 1.5 इंटू 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 30,000. 45,000 माइनस x इज इक्वल टू 30,000. तो ये राइट में जाएगा तो माइनस होएगा. सर ये 1.5x होगा. माइनस 1.5x इज इक्वल टू माइनस 15,000. तो x इज इक्वल टू 10,000. दैट इज interest is equal to 10,000. Then third working. Calculation of debt. Interest amount 10,000. Interest rate 16%. Therefore, debt is equal to 10,000 divided by 16%. That is 62,500. अपने लिए अगर ये डायरेक्ट कैलकुलेशन ये डिवीजन में कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन शो लाइक दिस. इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेट इनटू इंटरेस्ट रेट. देयरफॉर डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट. ये अपने लिए है जस्ट. Completed. This was
15 question. 16 question में concept है beta, we haven't discussed yet, so we are keeping it pending. Okay. चलिए. So this type of questions we have completed. अब आते हैं 6th question पे. 6th question है तो बहुत simple, but don't know why this type of question several times ICAI has asked. मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में ये 5 मार्क 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है. हार्डली सम फिगर्स हैज बीन चेंज. रिसेंट एग्जामिनेशन मतलब पास्ट जो एग्जाम थी उसके पहले अगेन एग्जाम में यहां बस 2 लाख एंड 2,40,000 बस इतना चेंज किया था, बाकी सेम था. इससे पहले ये सेम क्वेश्चन एग्जाम का रह चुका है. इससे पहले भी अगेन हार्डली ये फिगर्स चेंज किए थे. ओके, सो 6th क्वेश्चन है बहुत सिंपल बट सेवरल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड. ओके, रीड. हमें सब कुछ तो दिया हुआ है. हैव यू रेड? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्विकली डिस्कस. हमें दिया हुआ है कि सेल्स पहले 1 लाख यूनिट्स था, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 1,20,000 यूनिट्स हो चुका है. ठीक है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6, तो आई कैन कैलकुलेट टोटल सेल्स एट बोथ द लेवल्स. वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट. देन फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 2 lakhs, दिस विल रिमेन सेम इन बोथ द कॉलम्स, बराबर. मतलब 1 लाख सेल्स हो या 1,20,000 सेल्स हो. इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो मुझे ईबीआईटी मिलेगा, माइनस इंटरेस्ट करना है. अब इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पे डेट दिया हुआ है, 10 lakhs का डेट है, 10%, तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आई विल बी गेटिंग ईबीटी. अब टैक्स रेट दिया हुआ है तो टैक्स लेस करेंगे, आई विल बी गेटिंग ईएटी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, तो दिस इज द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे, तो आई विल बी गेटिंग ईपीएस, राइट. अब दो लेवल पे कैलकुलेट किया रहेगा ना हमने, 1 लाख यूनिट्स पे एंड 1,20,000 यूनिट्स पे. तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन द ईपीएस, तो आई कैन कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज, राइट. देन आई हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल एज फाइनेंशियल लेवरेज. यहाँ पे हम टोटल लेवरेज भी कैलकुलेट करेंगे, भले पूछा नहीं है लेकिन कैलकुलेट कर सकते. एंड देन आई हैव टू कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज. मतलब बताइए 1 लाख यूनिट्स पे एंड 120 यूनिट्स पे ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज हायर कहां पे होगा, फर्स्ट कॉलम पे या सेकंड कॉलम पे? हायर फर्स्ट कॉलम पे होगा ना. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है तो रिस्क कम हो रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल एज फाइनेंशियल लेवरेज विल बी लोअर एंड हेंस टोटल लेवरेज विल बी लोअर. तो ये कमेंट करना है हमें कि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज राइजिंग, तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग रिस्क इज रिड्यूसिंग, सो ऑपरेटिंग लेवरेज हैज फॉल. ईबीआईटी जैसे इंक्रीज हो रहा है फाइनेंशियल रिस्क इज रिड्यूसिंग, तो फाइनेंशियल लेवरेज विल फॉल, राइट. सो विल राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, बट हैव यू अंडरस्टूड? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट प्रेजेंटेशन वाज इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए we'll solve 6 question. Mark this question as important. Why important? Because several times जैसे कि मैंने कहा the question has been asked in your exam. First working, calculation of EPS इसी वर्किंग में फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल थिंग्स वी कैन कैलकुलेट इन दिस वन वर्किंग ओनली. कैलकुलेशन ऑफ EPS, परसेंटेज इंक्रीज इन EPS, कॉमा ऑपरेटिंग, कॉमा फाइनेंशियल एंड टोटल लेवरेज.
draw column serial number, particulars, sales volume, इसमें दो कॉलम्स, 1 लाख यूनिट, 1,20,000 यूनिट. Format you already know. Sales minus variable cost contribution minus fixed cost EBIT minus interest EBT minus tax EAT divided by number of equity shares EPS. Write down serial number A. Sales at the rate rupees 10 per unit. तो 1 लाख यूनिट से ऊपर हमने ऑलरेडी लिखा है, तो इनटू 10 दैट इज 10 lakhs and 12 lakhs. Serial number B less वेरिएबल कॉस्ट. कितना दिया वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में? 10 rupees selling price and variable cost is 6 rupees per unit. Less variable cost at the rate rupees 6 per unit. So 1 lakh into 6, 6 lakhs, and 120 into 6, 7,20,000. So I'll be getting contribution four lakhs and 4,80,000. Then less fixed cost. Fixed cost कितना दिया है क्वेश्चन में? यहाँ पे दिया देखिए. Fixed expenses amount to 2 lakhs. 2 lakhs. सेकेंड कॉलम में कितना होगा? 2 lakhs होंगे ना. नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने की वजह से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा. EBIT 2 lakhs and 2,80,000 less interest. अब इंटरेस्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं है, आपको डेट दिया है 10 लाख रुपए का एंड इंटरेस्ट रेट दिया है 10%. यहीं पे वर्किंग दिखा सकते हो. 10 lakhs इंटू 10%. 10 lakhs का डेट है इंटू 10%, सो इंटरेस्ट विल बी 1 lakh. एंड ये इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट. So we'll be getting EBT 1 lakh 1,80,000. इसमें से क्या लेस करेंगे? लेस टैक्स एट द रेट. टैक्स का रेट क्या दिया है? 35%. एट द रेट 35%. यहाँ पे 35,000 आएगा. 180 इंटू 35%, 63,000. So I'll be getting earnings available to equity shareholder, and this will be nothing but EAT itself. Now
क्वेश्चन में शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है आपको, देखिए 10 lakhs का शेयर कैपिटल एंड पर शेयर फेस वैल्यू क्या है 100, तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर आई विल बी गेटिंग पर शेयर अर्निंग। सो नेक्स्ट क्या होता है आई के बाद, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, कितने शेयर्स होंगे 10,000 ना, then EPS, this will be serial number I upon J, earnings divided by number of equity shares, so 6.5 and 11.7, so we'll be able to calculate percentage increase in EPS। क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे 11.7 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाय बेस, कहां से इंक्रीज हुआ है 6.5 से इंक्रीज हुआ है, so 11.7 minus 6.5 divided by 6.5, 80%, डन। तो 80% से अपना ईपीएस इंक्रीज हुआ है। जो मेन क्वेश्चन का पार्ट रहेगा उसको एग्जाम में अंडरलाइन करिए सो दैट एग्जामिनर विल बी एबल टू सी। और एटलीस्ट ब्लैक से, ब्लैक नहीं सॉरी, ऐसे बॉक्स तो कर सकते हैं सो दैट एग्जामिनर को आपको फोकस करवाना है कि दिस इज द मेन आंसर। ओके, अब इसी वर्किंग में ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड टोटल लेवरेज भी कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन, ऑपरेटिंग लेवरेज, operating leverage is calculated as contribution upon EBIT। so देखिए contribution कितना था फर्स्ट कॉलम में 4 lakhs and EBIT was 2 lakhs, so it will be 2, so working 4 lakhs upon 2 lakhs, and then second column में 480 upon 280, 1.71, done। then financial leverage, financial leverage is calculated as EBIT upon EBT। EBIT कितना दिया है 2 lakhs and EBT is 1 lakh, तो शो वर्किंग 2 lakh upon 1 lakh, so that is 2, and next column में EBIT 280 है and EBT 180 है, 1.56 अप्रोक्सीमेटली, 555 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ करके 56 लिखा है। So then total leverage, total leverage I can calculate as operating leverage into financial leverage, so this is 2 into 2 4 and 1.71 into 1.56, टोटल लेवरेज भले क्वेश्चन में पूछा नहीं था, हमने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है 2.67। Have you understood? This was the first part and हमें कमेंट भी करना है। अब देखिए 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखिए, अपना परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस कितना है 80%, राइट। अब ये 80% आई कुड हैव कैलकुलेटेड इन दिस मैनर आल्सो। फाइनेंशियल लेवरेज कितना है एग्जिस्टिंग लेवल पे 2 है, इज इट राइट। अब फाइनेंशियल लेवरेज अगर 2 है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल अगर ईबीआईटी 1% से चेंज हो तो ईपीएस 2% से चेंज होगा, बराबर।
अब ईबीआईटी कितना था देखिए, ईबीआईटी 2 लाख था, इट हैज इंक्रीज टू 280, राइट। तो अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करूं तो 2,80,000 माइनस 2 लैक्स अपॉन 2,80,000 इंटू 100, नहीं एग्जिस्टिंग कितना था, सॉरी 2 लैक्स था ना एग्जिस्टिंग, तो डिवाइडेड बाय 2 लैक्स होएगा। तो चेक करिए 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स इंटू 100, तो ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज कितना है 40%। तो व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनेट चेंज इन ईपीएस, क्रॉस मल्टीप्लाई 80%, कैन यू चेक, सेम आंसर आया अपना, राइट। और I could have also calculated like this, total leverage 4 है, राइट। व्हाट इज, अब टोटल लेवरेज 4 का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस विल चेंज बाय 4%, राइट। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स कितना था पहले 10 लैक्स, अब कितना हुआ है 12 लैक्स हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, तो इंक्रीज कितना हुआ 2 लैक्स, 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, सो कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है 20%, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन ईपीएस कितना होगा 80%। कैन यू सी, क्वेश्चन में दोनों ईपीएस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, सो डायरेक्टली हमने लिखा है, अगर वो ध्यान नहीं रहता बेस्ड ऑन दिस आल्सो वी कुड हैव कैलकुलेटेड, ये जस्ट क्रॉस चेक के लिए रफ में लिख कर करके, ये जो टेबल हमने बनाया उसके नीचे रफ में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, कंसेप्ट ऑफ लेवरेज का एप्लीकेशन के लिए, दिस वी कैन से फर्स्ट और दिस कैन सेकंड, दोनों मेथड से सेम ही आएगा। जस्ट रफ में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, so as to apply the concept of leverage. Can we comment now? चलिए, write down second part of the answer. Comment on behavior of operating and financial leverage. Comment on behavior of operating and financial leverage. First point. Operating leverage falls from 2 to 1.71. Operating leverage falls from 2 to 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 1.71. नहीं तो दो बार 2 लिखेंगे. When sales increases from 1 lakh units
to 1,20,000 units. This is because as sales increases, business risk and operating risk is one and the same thing. Okay, so business risk reduces. Hence, operating leverage ब्रैकेट में इंडिकेटर ऑफ बिजनेस रिस्क. ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क का इंडिकेटर है ना. हेंस ऑपरेटिंग लेवरेज ब्रैकेट में इंडिकेटर ऑफ बिजनेस रिस्क ऑल्सो रिड्यूसेस. ब्रैकेट में सेल्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज आर इनवर्सली रिलेटेड. जैसे जैसे सेल्स राइज होगा वैसे वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज फॉल होगा. Second point, as sales increases from 1 lakh units to 1,20,000 units, financial leverage falls from 2 to 1.56. Financial leverage falls from 2 to 1.56. This is because with increase in sales, comma, EBIT rises. And as EBIT rises, financial risk falls. Full stop. Next line. Financial leverage is indicator of financial risk. Thus, financial leverage falls. Thus, financial leverage falls. Done? Chali. So, this question, I guess you already marked important. Now, 7th question. Just let me tell you this point. Operating leverage 5-1 मतलब ही operating leverage 5 है. Okay. फाइनेंस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है. 5-1 मतलब it signifies कि 1% change in sales results in 5% change in EBIT. तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे 5 है, 6 है, 2 है. यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज 3, 4, 2 है. ओके, नाउ रीड.
क्या क्या दिया है, 3 कंपनी है। वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है 66 टू थर्ड, 75% एंड 50%। अगर वेरिएबल कॉस्ट इतना है तो रिमेनिंग क्या होएगा, कंट्रीब्यूशन, बराबर। तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 33 1/3% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ सेल्स एंड 50% ऑफ सेल्स, बराबर। इंटरेस्ट दिया हुआ है 200 300 एंड 1000, एंड देन ऑल दिस लेवरेजेस आर बीन गिवन एंड इनकम टैक्स रेट इज बीन गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बस इनकम स्टेटमेंट बनाना। इनकम स्टेटमेंट मतलब अपना फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, टैक्स रेट दिया हुआ है सो माइनस टैक्स ईएटी। नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं है तो ईएटी तक ही रुकना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहता वी वुड हैव रिटन ईपीएस आल्सो। ओके, तो क्या करेंगे, पहले इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। जो जो इंफॉर्मेशन स्ट्रेट अवे दिया हुआ है दैट वी विल राइट, एंड देन रिमेनिंग वी हैव टू कैलकुलेट फॉर। ओके, write down seventh question, mark this question also as important. First working लिखिए, इनकम स्टेटमेंट। सीरियल नंबर, particulars, right hand side A limited, B limited, C limited. Write down our format, serial number A, sales, B, variable expenses, B actually variable expense less करना है, so what I'll be getting is contribution, उसमें से less fixed cost, I will be getting EBIT less interest. I'll be getting EBT less tax at the rate 35%. Written. Now this is the format. अब जितने इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में उतना लिखते हैं, रिमेनिंग तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कितना दिया है देखिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्टली नहीं दिया है, परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है। हमें सेल्स पता नहीं तो वेरिएबल एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, नीदर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सेल्स हमें पता नहीं, राइट। इंटरेस्ट दिया हुआ है सो दैट वी कैन राइट इंटरेस्ट 200 300 एंड 1000। अब ईबीआईटी पता नहीं तो ईबीटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड ईबीटी पता नहीं तो टैक्स रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाकी तो लेवरेज दिया हुआ है, इज इट राइट, एंड टैक्स रेट दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। भाई इतने सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, रिमेनिंग जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें, ठीक है। बताइए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम पहले यहाँ पे। पहला कौन सा यूज करेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए रेशो तो दो ही दिया है, फॉर्मूला ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, तो आइदर ऑफ दो कोई तो एक फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब देखिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, ईबीआईटी भी नहीं है। अगर फिक्स कॉस्ट दिया रहता तो आई वुड हैव कैलकुलेटेड समथिंग, ये भी नहीं है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे लिए फिलहाल कोई काम का नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, राइट। देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, ओके, तो फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, इंटरेस्ट दिया है, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट ईबीआईटी। एंड एक बार अगर मुझे ये ईबीआईटी मिला तो ईबीटी मिल सकता है, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ईएटी कैलकुलेट करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन ईबीआईटी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज आई विल बी एबल टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन एज वेल, ऑपरेटिंग लेवरेज का यूज करके, बराबर। तो बेसिकली मुझे अब फाइनेंशियल लेवरेज का यूज करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, ये मेन अपना फॉर्मेट हुआ, बिलो दिस राइट डाउन वर्किंग नोट। वन, EBIT, right hand side A limited, B limited,
and C Limited. So here write down the formula. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest फाइनेंशियल लेवरेज का दिया हुआ है ए के लिए 3. सो कैन आई राइट हियर डायरेक्टली वर्किंग 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी को टाइम बिंग एक्स मान रहे हैं एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना है लिमिटेड के केस में 200 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 600 इज इक्वल टू एक्स 2x इज इक्वल टू 600. तो ईबीआईटी ए लिमिटेड के लिए कितना हुआ 300. देन बी लिमिटेड के केस में 4 दिया फाइनेंशियल लेवरेज तो 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन x माइनस 300 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 1200 इज इक्वल टू x. सो 3x इज इक्वल टू 1200. ये 1200 राइट साइड जाएगा प्लस होगा x लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा. तो EBIT 400. Then 2 is equal to x upon x minus इंटरेस्ट कितना है सी लिमिटेड के केस में 1000. तो 2x minus 2000 is equal to x. X is equal to 1000, that is EBIT is equal to 1000. नहीं 2000 ना सॉरी 2000. ये 2x minus x होगा तो EBIT will be 2000. So now we can write down these figures above. ये वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ. So 300 400 and 2000. So EBT 100 100 1000. अब टैक्स 35%, 35 35 350. $65 65 650. अब मैं ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूं एंड कंट्रीब्यूशन मिले तो सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स I'll be able to calculate and as well as I can calculate variable cost also. So what we will do, we'll present it properly. ये first working EBIT के लिए लिखा था. Now write down second working calculation of contribution sales and variable expenses. Calculation of contribution, sales and variable expenses. Again, serial number, particulars, right hand side, A limited, B limited, C limited. First working I can show for contribution. इसके लिए हम ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करेंगे. ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. EBIT हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ए लिमिटेड के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 5. तो 5 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 300 था ना, कंट्रीब्यूशन हुआ 1500. बी लिमिटेड के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज 6 दिया हुआ है.
6 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कितना था 400, ऊपर के वर्किंग में हमने कैलकुलेट किया हुआ है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन 2400. देन यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 2, so 2 is equal to contribution upon 2000, so contribution is equal to 4000. Done. So I can write over here main answer में, so contribution 1500, 2400 and 4000. अगर कंट्रीब्यूशन 1500 है, ईबीआईटी 300 है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए था? ये बैलेंसिंग फिगर होगा ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तब जाके ईबीआईटी मिलेगा. सो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए 1200, यहाँ पे 2400 माइनस 400 मतलब 2000 होना चाहिए, एंड हियर इट शुड हैव बीन 2000. डन. नाउ आइए अगेन वर्किंग नोट 2 में फर्स्ट वर्किंग या फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था कंट्रीब्यूशन. बी राइट डाउन वेरिएबल एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 66 to 3rd%, 75% and 50%. देखिए हमें सेल्स पता नहीं, सो डायरेक्टली वेरिएबल एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस परसेंटेज दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हम. इज इट राइट? क्योंकि देखिए अगर सेल्स 100 होता एंड से ये वेरिएबल एक्सपेंस 75% होता तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था? रिमेनिंग 25%, राइट? सो आई कैन राइट एज पॉइंट सी contribution as percentage of sales, this will be 100 minus serial number B. So this is 33 1/3%, 25% and 50%. Now I can calculate sales. देखिए कंट्रीब्यूशन 1500 है एंड अगर वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 33 1/3% है तो आई कैन कैलकुलेट सेल्स. मतलब सेल्स कितना होना चाहिए था? 4500 होना चाहिए था, तो इसका 33 1/3% कंट्रीब्यूशन शुड हैव बीन 1500. तो ये 1500 को डिवाइड करूं तो आई विल बी गेटिंग सेल्स. एम आई राइट? सो वी कैन राइट ओवर हियर सेल्स एज सीरियल नंबर A upon C into 100. Just check करिए you have understood this calculation. 1500 divided by 33 1/3% मतलब 33.33%, 4500. Then 2500 divided by 25%, 9600, and 4000 divided by 50%. अब सेल्स मिला है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे. वेरिएबल एक्सपेंसेस this can I write as a sales minus your contribution, बराबर ना? तो सीरियल नंबर D माइनस A लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या 66 1/3% भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला परसेंटेज. तो अगर सेल्स 4500 है एंड कंट्रीब्यूशन है 1500, वेरिएबल कॉस्ट 3000 होना चाहिए था. देन अगर सेल्स 9600 है एंड कंट्रीब्यूशन मेरा 2400 है
तो वेरिएबल कॉस्ट 7,200 होना चाहिए था, and this 8,000 minus 4,000. Or I could have calculated like this also. Sales 4,500 and variable cost उसका 66 2/3 है. I could have also calculated as 4,500 into 66 2/3%. यहाँ पे 9,600 into 75% and 8,000 into 50%. Sales का variable cost का percentage. In this manner also I could have calculated. यहाँ पे जस्ट परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ा डेसिबल में आ सकता है. वरती बॅलन्सिंग फिगर पण डायरेक्टली लिहू शकता है, नो इश्यू. टाइम सेव करना हो तो वेरिएबल एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स लिखेंगे 4,500 9,600 and 8,000. And this I can take balancing figure also. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 3,000 7,200 and 4,000. Done? चलिए, तो यहाँ पे we have completed with the income statement. Now you are supposed to comment on the financial position and the structure of companies. So basically we have to comment on the basis of leverage only, right? The riskiness of the company. तो leverage, operating leverage किस कौन से कंपनी का सबसे हाईएस्ट है? बी लिमिटेड का. So we'll write बी लिमिटेड के केस में ऑपरेटिंग रिस्क सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल लेवरेज भी सबसे इसी का ज्यादा है. So we can say B Limited is highly risky company, whereas कौन सा कंपनी less risky है? C Limited. C Limited is less risky company, right? So below this write down comment. First, B Limited is most risky company because its operating leverage and financial leverage are higher than other firms. Done. C Limited, second comment write down, C Limited is least risky firm because operating and financial leverage are lowest than other two firms. Done. And third, A Limited has moderate level of risk. A Limited has moderate level of risk. Done. चलिए, can we proceed? ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट किया. अब 10th क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है. तो पहले हमें समझना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड देन कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो डोंट राइट एनीथिंग. अब ये 10th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है. सो बिफोर स्टार्टिंग we have to see what is return on investment. Most commonly as a financial parameter use करते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले. क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? नेम इटसेल्फ सजेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है नहीं? अगर मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करा है तो मुझे बदले में रिटर्न में क्या मिल रहा है, राइट? मीन सपोज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है,
ठीक है, एंड मुझे बदले में 140 रुपीज मिल रहा है, तो मुझे प्रॉफिट फायदा कितने का हुआ, 40 रुपए का। सो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 40%। इज इट राइट? जब भी हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, यह हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताएगा। इज इट राइट? मेनी टाइम्स वी इन्वेस्ट समथिंग एंड देन वी मेक लॉसेस ऑल्सो, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कजिन ने रिसेंटली एक जिम ज्वाइन किया था, 1 साल का पैसा भरा था 12,000 रुपए, ठीक है, गया 3 दिन सिर्फ, वापस गया ही नहीं। तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 12,000 उसने इन्वेस्ट करा था ये सोच करके फिजिकली से हेल्दी रहेगा, गया सिर्फ 3 या 4 दिन कुछ, तो कैन वी से टोटल लॉस, राइट? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 0, राइट? सो इन्वेस्ट करने के बाद बदले में एज अ रिटर्न कितना मिलेगा वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इज इट राइट? तो यहाँ पे 40% कैलकुलेट कैसे किया आपने, ये 40 रिटर्न का डिवाइडेड बाय 100 इन्वेस्टमेंट का, राइट? तो कैन आई राइट 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, राइट? मतलब फॉर्मूला क्या है, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इज इट राइट? अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम 2 अप्रोचेस। एक होता है लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म अप्रोच इन द सेंस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोच, एंड एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी या इक्विटी शेयर होल्डर्स अप्रोच। अब देखिए जब मैं टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूं तो मुझे चेक करना है कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर से हमने प्रोक्योर किया था 10 लाख, डिबेंचर से हमने प्रोक्योर किया था 10 लाख, एंड प्रेफरेंस शेयर से हमने प्रोक्योर किया था 10 लाख। टोटल लॉन्ग टर्म फंड कितना इन्वेस्ट किया था, 30 लैक्स, राइट? एंड ये 30 लैक्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे प्रॉफिट मिला 6 लाख। तो रिटर्न ऑन टोटल 30 लैक्स कितना हुआ, 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 30 लैक्स इंटू 100, कितना हो रहा है, 20%, राइट? देखिए कैलकुलेट कैसे किया, ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 30 लैक्स, मतलब कैन आई से रिटर्न डिवाइडेड बाय, अब इन्वेस्टमेंट कितना लेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, बराबर। सवाल ये कि 6 लाख प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट लेना है। देयर आर सेवरल प्रॉफिट्स यू हैव सीन, कंट्रीब्यूशन एक होता है, ईबीआईटी होता है, ईबीटी होता है, ईएटी होता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। इज इट राइट? तो मैं कौन सा प्रॉफिट लूं? देखिए जब मैं टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूं तो उनको फाइनेंसर्स को रीपेमेंट करने के लिए कैन आई से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे लेना होगा, दैट इज ईबीआईटी, क्योंकि ईबीआईटी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें से मैं इंटरेस्ट लेस करूंगा, देन मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करूंगा, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न चेक करूंगा। सो कैन आई से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अवेलेबल टू टोटल फाइनेंसर्स। तो डिनोमिनेटर में मैंने टोटल फाइनेंस लिया है, तो न्यूमरेटर में मुझे टोटल फाइनेंसेस का प्रॉफिट देखना है। ओके, सो व्हेनेवर आई एम कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई विल बी कैलकुलेटिंग, अगर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल फंड्स या लॉन्ग टर्म अप्रोच से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज लॉन्ग टर्म मुझे लेना है, इनटू 100। ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं अगेन आई एम रिपीटिंग टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर में मुझे जो रिटर्न लेना है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही लेना है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अगेन आई विल रिपीट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो ईबीआईटी आ रहा है ना, ये बिजनेस करने के बाद आ रहा है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी तक इसमें से मैंने कोई फाइनेंशियल कॉस्ट लेस नहीं किया, मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरे फाइनेंसेस के लिए अवेलेबल है। इसमें से ही मुझे इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करना है। सो ये प्रॉफिट अवेलेबल टू माय फाइनेंसेस। तो व्हेन आई एम टेकिंग टोटल फाइनेंस आई हैव टू कंसीडर दिस प्रॉफिट। तो विल यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म अप्रोच, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड जब मुझे रिटर्न कैलकुलेट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस अल्टीमेट ओनर कौन है कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर। तो अल्टीमेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चेक करना है कि रिटर्न कितना कमा है। अब बताइए
अगेन फॉर्मूला तो सेम होगा, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या लूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड लेना होगा ना अभी, राइट। यहां पे अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया था तो डिनोमिनेटर में मुझे 10 लाख लेना होगा, इज इट राइट। एंड अर्निंग्स क्या अब ईबीआईटी लेकर के चलेगा, नहीं ना, आई हैव टू टेक अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस होगा, ईबीटी मिलेगा, टैक्स लेस होगा, ईएटी मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस होगा, एंड आफ्टर पेइंग ऑल द थिंग्स जो फाइनल लास्ट में रह रहा है दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स into 100. This will be the formula for return on equity. Have you understood this part? तो पहले, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, वैसे तो ये डिस्कशन रेशियो एनालिसिस का पार्ट है, रेशियो एनालिसिस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूलेज देखने थे, क्योंकि इस एग्जांपल में रिक्वायर्ड था, यही पे हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सो कैन वी राइट डाउन दिस फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, राइट डाउन हेडिंग as a concept, return on investment, return on investment, write down at center ROI। ये जो ROI लॉन्ग टर्म के फंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ROCE भी कहते हैं, राइट डाउन। पहले ROI लिखिए, लेफ्ट साइड दो ब्रांचेस, लेफ्ट साइड वाली ब्रांच में लिखिए लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच, ROI स्लैश ROCE। ROCE मतलब क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखना है तो लिखिए नीचे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपको नहीं लगता ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखना होगा? दिस इज कैलकुलेटेड एज EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एंड ये कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, मतलब आपके सपोज बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन वगैरह लिया है, क्या वो लेना है? नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बेसिस पे ही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन तो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए होता है, बराबर। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ROC, एंड देन राइट हैंड साइड इक्विटी shareholders approach, इसको हम कहते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ब्रैकेट में लिखना है तो लिखिए रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ दिस वी कैलकुलेट एज earnings available to equity shareholder divided by equity shareholders fund into 100। बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा या रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड लिखा है। कैन वी से रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स ना, तो रिटेन्ड अर्निंग्स अगेन बिजनेस में री इन्वेस्ट ही तो हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ऑलवेज विल बी टेकिंग टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ओके, हैव यू अंडरस्टूड सो फार? तो इन दिस एग्जांपल हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है फ्रॉम लॉन्ग टर्म एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर्स अप्रोच। ओके, नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन यहाँ पे हमें ये भी फाइंड करना है वेदर द फर्म इज हैविंग
फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। नाउ ये एक कंसेप्ट जो था हमने डिस्कशन के लिए पेंडिंग रखा था। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? चलिए चेक करते हैं। we'll try to understand with example, don't write favorable financial leverage or not, name itself suggests। मतलब क्या है कि फाइनेंशियल लेवरेज अराइज कब होगा? लेवरेज अराइज कब होगा? जब मैं डेट कंटेंट यूज कर रहा हूं ना मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेवरेज इज द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कब अराइज होगा? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होगी तब। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कब होगी? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो। एंड इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कब अराइज होगा? मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो, राइट? तो अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट यूज किया हुआ है तो आई एम क्रिएटिंग फाइनेंशियल लेवरेज। क्या ये डेट कंटेंट यूज करने से अल्टीमेट ओनर, ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर फायदा हो रहा है तो कैन वी से या फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल फॉर द कंपनी? डेट कंटेंट यूज करने से अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है। नाउ व्हेन विल से कि देयर इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, ये सिग्निफाई कैसे करेंगे? विल टेक वन एग्जांपल। सपोज टोटल कैपिटल इज 50 lakhs, जिसमें से इक्विटी वॉज से 20 lakhs, डेट इज 30 lakhs एंड इंटरेस्ट रेट और से फर्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म अप्रोच इज 20%। ओके, तो देखिए टोटल कैपिटल कितना है? 50 लाख, उसमें से इक्विटी शेयर से हमने 20 lakhs लिया है एंड डेट से 30 lakhs लिया है। एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच मतलब ये 50 लाख पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जनरेट हो रहा है? 20%। अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरा इंटरेस्ट रेट 10% है तो चेक करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टोटल कंपनी 50 लाख रुपए पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है? 20%, राइट? एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो रिटर्न क्या लेना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इज इट राइट? तो यहां पे मेरा ईबीआईटी कितना होगा? 50 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है, इस पे 20%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने 20% लिया है, तो 50 lakhs इंटू 20%, ईबीआईटी कितना होगा? 10 lakhs माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए डेट कितना है? 30 lakhs एंड मैंने इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया 10%, तो 30 lakhs इंटू 10% कितना होगा? 3 lakhs। देन ईबीटी 7 lakhs। मान के चलते टैक्स रेट जो है 20% है, तो लेस टैक्स एट द रेट 20%। 7 lakhs का 20% 1,40,000 होएगा। देन EAT 5,60,000। सपोज यहां पे 20 lakhs आई अज्यूम फेस वैल्यू एज से 100 इक्विटी शेयर का। ओके, तो हियर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे अगर 100 फेस वैल्यू? 20,000, इज इट राइट? तो बताइए EPS कितना होगा? 5,60,000 divided by 20,000, 28, right? Now pay attention, कंपनी में जब 50 lakhs इन्वेस्ट किया था कंपनी रिटर्न कितना जनरेट कर रही थी? 20%। एंड सोचिए अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो तो आपने एक शेयर के लिए कितना इन्वेस्ट किया रहेगा? फेस वैल्यू 100 अज्यूम किया तो 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। अब ये 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितना मिल रहा है? 28%। Can you see we are able to generate higher return to equity shareholders? कंपनी जब टोटल कैपिटल पे 20% रिटर्न जनरेट कर रही है, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न कितना दे रहे हैं? 28%। Can we say कि we are able to generate higher return as compared to company's total return, right? So here I can say we are favorably financial leverage. Now why we are favorably financial leverage? Try to understand. हमने 50 लाख रुपए प्रोक्योर किया था, इक्विटी शेयर से 20 lakhs, डेट से 30 lakhs, बराबर? इक्विटी शेयर होल्डर से जो मैंने 20 lakhs, इमेजिन करिए आपकी कंपनी है, हमने इक्विटी शेयर होल्डर से 20 lakhs लिया, अब उनके 20 lakhs पे हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हैं? 20%, राइट? अब ये पैसा किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। सिमिलरली हमने डिबेंचर होल्डर या बैंक से कितना पैसा लिया है? 30 lakhs।
अब ये 30 लाख किसका पैसा है? वैसे डिबेंचर होल्डर का पैसा है, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब उनका पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं? 20%। लेकिन क्या उनके पैसे पे जो हमने 20% रिटर्न तो जनरेट करा है, लेकिन क्या उनको हम 20% रिटर्न दे रहे हैं? नहीं। रिटर्न कितना दे रहे हैं? इंटरेस्ट सिर्फ 10% दे रहे हैं ना, राइट? तो उनसे जो पैसे लिया है उनके पैसे पे मैंने रिटर्न 20% जनरेट करा, एंड उनको एज अ रिटर्न कितना दे रहा हूं मैं? सिर्फ 10% दे रहा हूं। तो यहां पे मैं 10% बचा रहा हूं प्रोपोर्शनेट इस अमाउंट पे। अब ये जो बचा रहा हूं ये किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही जाएगा। इसीलिए तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न हायर इंक्रीज कर रहा हूं। आर यू गेटिंग? लेकिन ये एग्जैक्टली 10% से इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, सो वी आर एबल टू मैग्निफाई द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आर यू गेटिंग? तो हियर कैन आई से when return on capital employed was 20% and interest rate is 10%, मेरा रिटर्न ज्यादा है, इज इट राइट? तो whenever my return is more than interest rate, इसका सिंपल सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है? उनका पैसा मैं ले रहा हूं, मैं उस पर रिटर्न कितना जनरेट कर रहा हूं? 20%, एंड उनको कितना दे रहा हूं? बस 10% दे रहा हूं, राइट? सो हियर आई एम फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज। किसी भी बिजनेस में लॉजिकली सोचे ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। सपोज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस के लिए 20 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है, मैं आपको 20 लाख देने के लिए तैयार हूं, मैं 10% रिटर्न लूंगा इंटरेस्ट। आपको पता है आपके बिजनेस में 30% रिटर्न है, ठीक है? आप मेरे से लोन लेंगे या नहीं लेंगे? डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि मेरा पैसा आपको लेकर के, आपने लेकर के कितना रिटर्न जनरेट किया? 30%। मुझे कितना दे रहे हो? सिर्फ 10%। तो विदाउट इन्वेस्टिंग योर मनी आपने कितना आपके लिए, खुद के लिए बचा है? 20% बचा है, right? So whenever return on capital employed is greater than interest rate, we can say the firm is favorably financially leveraged. मतलब ऐसे केस में जब आपका रिटर्न हायर है, इंटरेस्ट रेट लोअर है, always it is advised to use maximum possible debt. Okay, obviously till the acceptable level of risk, liquidity भी कंसिडर करना होगा, right? जहां तक पॉसिबल है डेट मैक्सिमम यूज करिए, क्योंकि उनका पैसा यूज करके मैं उन 20% रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, उनको तो बस 10% ही दे रहा हूं। तो विदाउट इन्वेस्टिंग आवर मनी वी आर एबल टू जनरेट हायर रिटर्न फॉर अस। हैव यू अंडरस्टूड? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहां पे इंटरेस्ट रेट 25% होता, मतलब मेरा रिटर्न कितना जनरेट है? 20%। डिबेंचर होल्डर का पैसा लेकर के मैं बिजनेस में रिटर्न कितना जनरेट कर रहा हूं? 20%, एंड मैं उनको कितना दे रहा हूं? 25%। तो 5% जो एक्स्ट्रा जाएगा वो किसके पॉकेट से जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉकेट से जाएगा। तो यहां पे चेक करते हैं, अगर 25% होता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न कितना होता? ईबीआईटी सेम 10 लाख लेस इंटरेस्ट। अब डेट है 30 लाख, उस पे इंटरेस्ट है 25%, तो 30 लाख पे 25% कितना आएगा? 7,50,000। सो टोटल ईबीटी 2,50,000, इस पे टैक्स 20%, 50,000, तो बचा 2 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000, तो इट विल बी ईपीएस कितना होगा? 10 रुपीज ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ? 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 10 मिल रहा है, मतलब 10% हुआ। कंपनी जब 20% रिटर्न जनरेट कर रही थी, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बस 10% मिल रहा है, तो पॉकेट से उनके जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो ऐसे केस में कभी भी डेट कंटेंट यूज करना एडवाइजेबल नहीं है। सो हियर व्हेनेवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is less than interest rate, firm is not favorably financial leverage, and if you are not favorably financial leverage, then you should not be using debt content, क्योंकि अगर मैं debt content लूं तो उनको ज्यादा देना होगा, मुझे मेरे पॉकेट से ज्यादा आ जाएगा अभी। Have you understood this part? तो बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, एंड ये जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी है। बिजनेस में अगर मेरा रिटर्न ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, ऑलवेज आई शुड बी टेकिंग लोन फंड्स। इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन देखिए, मुकेश अंबानी हो या अदानी हो, उनका नेटवर्थ हायर दिखता है, क्या विदाउट लोन उन्होंने इन्वेस्ट किया रहेगा? नहीं, वो लोन लेकर के इन्वेस्ट करते हैं। ओके, क्या उनके पास पैसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए? डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोन लेकर के इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं बैंकर से पैसा लूं तो मुझे 10% पे करना होगा, लेकिन उनका पैसा मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो 30-40% पैसा मुझे मिलेगा। सो व्हेन वी आर फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज, ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक मैक्सिमम पॉसिबल डेट। मैं मैक्सिमम पॉसिबल कह रहा हूं, 100% डेट नहीं, क्योंकि अगर 100% डेट लिया, नो डाउट आपको रिटर्न मिलेगा, बट प्रॉब्लम लिक्विडिटी की आ सकती है, कि अगर आपके पास लिक्विड फंड्स ना हो तो ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम आएगा, राइट? सो जितना पॉसिबल है उतना डेट ले सकते हो, कंसिडरिंग योर एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ रिस्क।
हैव यू अंडरस्टूड? चलिए एक पॉइंट लिखते हैं एंड देन विल कंक्लूड. राइट डाउन. ये जो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा था उसके नीचे हेडिंग लिखिए, व्हेन firm is said to be favorably financial leveraged, इसमें फर्स्ट पॉइंट, if return on capital employed slash ROI is greater than interest rate dash favorable. And second, if return on employed slash ROI, return on capital employed or slash ROI is less than interest rate, then unfavorable. Done? ये कंसेप्ट समझ में आया? तो प्रैक्टिकली ऑल्सो दिस कंसेप्ट अप्लाइज एवरीवेयर. तो जब आप किसी भी अपने क्लाइंट को एडवाइस करेंगे फाइनेंशियल रिलेटेड, ये चेक करना होगा आपको कि कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही है एंड कितना लोन पे हमें पे करना है. किसी भी केस में अगर रिटर्न कम हो एंड बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, नेवर यू शुड बी गोइंग फॉर डेट फंड्स, ऑलवेज यू हैव टू इन्वेस्ट ओन फंड्स ओनली. बराबर? चलिए विल कंक्लूड फॉर नाउ. टुमारो हार्डली 2-3 क्वेश्चन जो पहले इनिशियल पार्ट का है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द एग्जाम क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, विल कंक्लूड.